My name is Piyush Raj. I am a structural engineer. That's why I am making this video to explain the probable cause of failure of विक्रमशिला सेतु पुल इन भागलपुर। ओके, आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे रील्स या फिर यूट्यूब में या फिर न्यूज में देखा होगा कि एक स्लैब जो भागलपुर ब्रिज का था वो कोलैप्स होके नीचे गिर गया। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टिव पार्ट। तो इस पुल का जो इनॉग्रेशन हुआ था 2001 में हुआ था, जो कि कंस्ट्रक्टेड मतलब इस पे जो इन्हें कंस्ट्रक्शन की थी वो यूपी पुल निगम ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। बाय टेंडर बेसिस पे वो लोग टेंडर निकलता है, टेंडर जो बिड होता है उनके अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। तो लेकिन आज के डेट में इसका मेंटेनेंस बिहार पुल निगम इसका मेंटेनेंस सारा देखती है। तो ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये 4 टाइप की ब्रिजेज है, ठीक ना। तो बीम ब्रिज जिसकी मैक्सिमम स्पैन लेंथ 10 to 50 मीटर होती है। फिर आर्च ब्रिज जो 20 से 200 मीटर तक हो सकती है। फिर आती है केबल स्टेड ब्रिज, मतलब जो इसका जो केबल स्टेड होता है वो डायरेक्टली हमारा स्लैब से या पेमेंट से वो अटैच रहता है। ये 200 से 800 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। और फिर लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये सस्पेंशन ब्रिज है। और जो हमारा ये विक्रमशिला सेतु पुल भागलपुर में जो कोलैप्स हुआ है इसका कुछ पार्ट तो ऐसा है कि सस्पेंडेड में है और स्लैब बनाए रखा है जहाँ पे हमेशा पानी रहता है, लेकिन जो ड्राई एरिया था जहाँ पे फ्लड में पानी आती है वहां पे हम लोग सिंपली सपोर्टेड ही ब्रिज यूज किए हैं। बॉक्स गर्टर यूज करके हम लोग वहां बनाए। ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे ये यूज किए, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जो ट्रस नहीं यूज हुआ है, इसलिए हमारा स्पैन लेंथ जो कैंटिलीवर में है वो रिस्ट्रिक्टेड है 100 to 200 मीटर और हमारा 120 मीटर ही जोन ए में एक्सप्लेन किया गया है। आपको आगे फर्दर हम दिखाएंगे। लेट्स एक्सप्लेन अबाउट द ब्रिज। तो आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट निकाला है ये 2003 का डॉक्यूमेंट है, मैंने गूगल से निकाला है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि ब्रिज का जो हमारा पार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज को। जोन ए, बी, सी एंड डी। हमारे लिए जोन ए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जोन ए है वो रिवर बेड पे कंस्ट्रक्टेड है। इट मीन्स कि अगर हमारा फ्लड नहीं भी है, अगर फ्लड है तो पूरे एरिया में पानी, अगर फ्लड नहीं है तो हमारे इस एरिया में भी पानी हमेशा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कैंटिलीवर स्पैन यूज किए, कैंटिलीवर टाइप ऑफ ब्रिज। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। साइड में जब आप देखोगे बॉक्स गर्टर रख के बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे कैंटिलीवर है। पूरी ब्रिज कैंटिलीवर नहीं है, एक पार्ट में कैंटिलीवर है, एक पार्ट में बॉक्स है, क्योंकि जहाँ पे लैंड है वहां पे सिंपली सपोर्टेड बनाना बहुत ही ईजी है। लाइक हम लोग को उतना डीप फाउंडेशन नहीं करना पड़ता है। ओके, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो जो हम लोग यहाँ पे कैंटिलीवर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि इसका स्पैन साइज है ना 500 मीटर तक ले सकते हैं। कब? जब हमारा ट्रस अवेलेबल हो। आप जब कभी भी जाओगे तो आपको जब गांधी सेतु पुल पटना हाजीपुर जाओगे तो उसमें आपको ट्रस अवेलेबल दिखेगा। यहाँ आपको ट्रस अवेलेबल नहीं है। मुंगेर वाले ब्रिज में भी ट्रस है, यहाँ पे नहीं है ट्रस। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो स्पैन लेते हैं वो लिमिटेड है 100 to 200 मीटर। ओके, और जो कि आपको जोन में लिखा हुआ भी है कि 120 मीटर का स्पैन हम लोग यूज किए। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्लैब जो हमारा टूट के नीचे गिरा उसका ज्वाइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तभी आप समझ पाओगे कि ये हुआ क्या है। आप लोग बहुत सारे रील्स देख रहे हो कि हमारा फाउंडेशन ही नीचे सेटल कर गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो ये ज्वाइंट देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं डेप्थ इंट ज्वाइंट या हाफ ज्वाइंट। ये हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम लोग का नीड होता है कि एक सस्पेंडेड स्लैब हम लोग को कहीं रखना है। ये बेसिकली पहले यूज हुआ था, आज के डेट पे ये यूज होना बहुत ऑलमोस्ट नहीं हो गया है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत फेलियर हो जाता था, हमारा कोलैप्स कर जाता था, हमारा शियर फेलियर होता था, बहुत सारे फेलियर काउजेस थे जो कि हमें आज के डेट पे हम इसे डिसकंटिन्यू कर दें यूज करने में। तो आप इस पे देख सकते हो कैसे एक सस्पेंडेड पार्ट रखा हुआ है, बाकी कैंटिलीवर से निकला है। ये डेप्थ इंड ज्वाइंट है, इस पे एक स्लैब रखा हुआ है। तो इसका जो डेप्थ इंड ज्वाइंट था ये फेल होके तभी ये स्लैब डाउन हुआ, और जब डाउन हुआ तो ये पूरा स्लैब नीचे हो गया। ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेप्थ इंड जो ज्वाइंट है इसके नीचे वाले पार्ट है जो हाफ ज्वाइंट है ये फेल क्यों होता है और क्यों होगा, इसकी प्रोबेबल काउज क्या हो सकती है। ओके, तो बेसिकली जो डेप्थ इंड ज्वाइंट है हमारा, इसके फेल होने के 4 प्रोबेबल काउज मैंने लिस्ट किया है अपने पेज में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम कि लाइक यहाँ पे शियर फेलियर हुआ होगा। जो डेप्थ इंड ज्वाइंट है 90 डिग्री बेंड है, वहाँ पे री इंटरेंट स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। लाइक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन एक ही पॉइंट पे होने के कारण वो फैल जाता है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन स्ट्रेस कहाँ से आया? तो आजकल आप लोग देखते होंगे रोड पिचिंग होता है, उसके ऊपर से पिचिंग हम लोग हटाते नहीं है, फिर से रीपिच कर देते हैं, जिससे कि ब्रिज का डेड लोड इंक्रीज हो जाता है।
ये एक काउज हुआ। या फिर जो हम लोग 90 डिग्री बेंड है इसमें हम लोग डायगोनल डालते हैं रेनफोर्समेंट, ताकि हमारा लोड नीचे से ऊपर टेंशन की ओर जाए। ये टेक्निकल टर्म है, आपको समझ नहीं आए तो जो स्टूडेंट होंगे तो जो बिल्कुल समझ आएगा कि ये डायगोनल से हम लोग टेंशन लोड ऊपर ट्रांसफर करते हैं। अगर ये इनसफिशियंट नंबर ऑफ डायगोनल रेनफोर्समेंट रहा तब ये काउज हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा काउजेज ये हो सकता है कि वाटर इनफिल्ट्रेशन। वाटर इनफिल्ट्रेशन जो एक्सपेंशन जॉइंट ऊपर रहता है, आप देखते होगे ब्रिज के ऊपर, वहां से अगर सीलेंट अगर अच्छे से सील नहीं है तो वाटर धीरे धीरे जाता रहता है उसमें। तो वाटर से जो हमारा गया उससे क्या हो सकता है, वाटर से हमारा बहुत मेजर काउज होगा। जो हमारा मॉइस्चर जैसे ही कंक्रीट के अंदर जाएगा, स्टील में मॉइस्चर अगर ऐड हुआ तो स्टील अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अप टू 6 टाइम्स तक वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम लोग क्लियर कवर सफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये स्किल इंक्रीज कर गया, डायगोनल रेनफोर्समेंट या रेनफोर्समेंट कोलैप्स कर गया तो हमारा वो इजिली कोलैप्स कर जाएगा, सीएल में फेल हो जाएगा, क्योंकि वो रसिस्ट कर ही नहीं पाएगा वो लोड जो उसके ऊपर आ रहा है। तो थर्ड हमारा कारण ये हो सकता है थर्मल लॉकअप। थर्मल लॉकअप ये टर्म है, मतलब लाइक आप एक्सपेंशन जॉइंट दिए ऊपर, ठीक है, उसमें डेब्रिज डस्ट वगैरह आपका बहुत सारा है, तो वो अगर जमा ले लिया, वो फील को जो फील हम लोग छोड़े उसको अगर भर दिया, तो हमारा जब समर सीजन आता है तो हमारा ये एक्सपेंड करना चाहता है। जब वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो वो स्ट्रेस लगाएगा, और जिस स्ट्रेस के कारण फिर से हमारा रीइंट्रेंट वहां पे स्ट्रेस डेवलप होगा और फिर हमारा क्रैक कर जाएगा। फोर्थ हम लोग का ये लगता है, तो फोर्थ काउज ये हो सकता है कि हम लोग का जो बियरिंग है, हम लोग देखते होंगे जो कंक्रीट का जो पिलर की जो कैंटिलीवर से निकला है डेप्थ इन, उसके ऊपर जो स्लैब का कंक्रीट है उसके बीच में हम लोग एक डालते हैं बियरिंग, इलास्टोमेरिक पैड बोलते हैं इसको। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जैसे हमारा टेम्परेचर एक्सटेंड करता है तो हमारा ब्रिज आगे पीछे हो सके, जिससे हमारा फैल नहीं हो। इसलिए हमारा मेन पर्पस होता है कि दोनों के बीच में एक बियरिंग हो, रबर पैड। लेकिन डस्ट के कारण, डेब्रिस के कारण अगर वो जाम हो जाए, सपोज डेट करो कि अगर वो जाम हो गए, मेंटेनेंस में ये चेक नहीं हुआ और वो जाम हो गए, तो जैसे अभी आप देख सकते हो अचानक बहुत गर्मी हुआ था, ठीक, अचानक इधर 4 दिन से हमारा मौसम ठंड हो गया, तो हम लोग देख सकते हैं अगर ठंड हुआ तो हमारा ब्रिज सिकुड़ना चाहेगा, और जैसे सिकुड़ना चाहेगा तो हमारा अगर ये जाम है तो पूरे जो नीब है, नीब मतलब जो निकला हुआ कॉर्वेल था हमारा डेप्थ इन जॉइंट का, वो जो नीब को ये खींचेगा, और जैसे खींचेगा ये डायगोनल फेल हो जाएगा। तो हो सकता है ये भी एक प्रोबेबल काउज हो जो हमारा ब्रिज कोलैप्स हुआ, क्योंकि सीजन चेंज अचानक हुआ है रिसेंटली इधर, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस में हम लोग चेक नहीं किए। तो मैं आपको एक और पहले बात बताना चाहता हूँ। ये जो र्यूमर था कि आपने देखा था कि मीम्स में कि वो नीचे वाले फाउंडेशन के पास जो रिंग कवर था वो फेल हुआ, एक्चुअल में जो स्टेटमेंट वहां से गवर्नमेंट के द्वारा आया कि इनका कोई यूज नहीं है, एक्चुअली वो सही है। वो जो रिंग, जैकेट रिंग बोलते हैं, रिडंडेंट रिंग बोलते हैं उसे, उसका मेन पर्पस ये होता है ना, जब हम लोग फाउंडेशन कर रहे होते हैं, पाइल कर रहे होते हैं, फाउंडेशन खड़ा कर रहे होते हैं, तो हमारा वाटर फ्लो को साइड करने के लिए और कोई डेब्रिज उससे ना टकराए, इसके लिए बस होता है। इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन के बाद बेसिकली हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, स्ट्रक्चरली ये इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रक्चरली कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है। तो ये हमारा र्यूमर था, यहाँ से कोई रिलेशन, लेकिन जो मेंटेनेंस वर्क होना था वो मेंटेनेंस वर्क नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा ये डेप्थ इन जॉइंट फेल हो गया। हो सकता है बाकी जॉइंटेड भी फेल हो जाए अगर उसका मेंटेनेंस ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।